हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल ईगल क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी का क्लास स्टार्ट करें बाबू। आज से हम एसएससी जीडी का क्लास भी स्टार्ट करें बाबू, ठीक है। एसएससी एमटीएस का क्लास चल रहा है, अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जाकर देखिएगा बाबू, ठीक है। एक 10 बजे चलता है, 10 बजे सुबह चलता है, याद रखिएगा। एक 2 बजे चलता है, 2 बजे दोपहर को चलता है बाबू, ठीक है। एक 8 बजे रात को चलता है, ठीक है। तो जरूर देखिएगा एसएससी एमटीएस का क्लास, और जीडी का क्लास शुरू कर रहे हैं बाबू, ठीक है। एसएससी जीडी का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। क्लास नंबर 1 है, ठीक है। जीके का क्लास नंबर 1 है, ठीक है। एक क्लास होना चाहिए 8 बजे सुबह बाबू, लेकिन 8 बजे सुबह नहीं करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा 5 बजे करेंगे, ठीक है। 5 बजे करेंगे, ठीक है। 5 बजे शाम को करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा इसमें जीके का बाबू, जीके का 50 प्रश्न लाए, ठीक है। इसमें जीके का कितना प्रश्न लाए? 50 प्रश्न लाए, ठीक है। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं बाबू तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। ईगर क्लासेज 7250 के नाम से टेलीग्राम चैनल चलता है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर क्लास के बाद पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है बाबू, ठीक है। आप लोग जानते होंगे एसएससी जीडी का परीक्षा फॉर्म भरा रहा है। जो एसएससी जीडी का परीक्षा फॉर्म भरा रहा है, तो अभी लोग सभी लोग फॉर्म भर दीजिए। सभी लोग फॉर्म भर के बाबू इस चैनल पर जरूर आइए, ठीक है। इस चैनल पर जरूर आइए जीके जीएस और हिंदी का तैयारी करने के लिए, ठीक है। जीके जीएस हिंदी और रीजनिंग का 3 चीज का तैयारी कराया जाएगा इस पर, ठीक है। जीके जीएस हिंदी प्लस इंग्लिश का 3 चीज का 3 सब्जेक्ट का तैयारी इस पर कराया जाएगा, ठीक है। तो जरूर आना है सभी लोग, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और जो भी न्यू स्टूडेंट है बाबू चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर पढ़िएगा, पढ़ने में फिर मजा आएगा, ठीक है। चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। इस पर फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन करके आप लोग को बताएंगे, ठीक है। ताकि एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटे, ठीक है। एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटे। तो बताइए अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर आप लोग सभी बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन करा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर बाबू महास्नानागार की खोज की गई थी? बताइएगा सिंधु घाटी के सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? सभी लोग को बताना है। क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा बाबू, ठीक है। जो भी क्लास को शेयर नहीं कर रहे शेयर कर दीजिएगा, और जो भी सेशन को लाइक नहीं किया बाबू लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइए बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी बाबू, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में याद रखिएगा महास्नानागार का खोज कब किया गया, कहाँ किया गया था? तो हमेशा रखिएगा मोहनजोदड़ो में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया था? तो हमेशा रखिएगा बाबू 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही बार पूछा गया बाबू, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? तो हमेशा रखिएगा बाबू आर डी बनर्जी के द्वारा, ठीक है। आर डी बनर्जी जी के द्वारा किया गया था मोहनजोदड़ो का खोज, ठीक है। बताइएगा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? आप लोग बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में बाबू, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला को मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है बाबू, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, मृतकों का टीला, ठीक है। याद रखिएगा थोड़ा और प्रश्न बाबू, ठीक है। मोहनजोदड़ो का किस नदी पर स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमेशा रखिएगा सिंधु नदी बाबू, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमेशा रखना सिंधु नदी के किनारे है। थोड़ा कालीबंगा के बारे में जान लीजिए। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा राजस्थान में, ठीक है। संकेत के द्वारा बता देते हैं राजस्थान में। लोथल कहाँ स्थित है? बताइएगा लोथल कहाँ स्थित है? तो हमेशा रखिएगा गुजरात में बाबू, ठीक है। गुजरात में लोथल स्थित है। लोथल और धौलावीरा गुजरात में ही स्थित है, ठीक है। बनावली कहाँ स्थित है? सभी लोग बताइएगा बनावली कहाँ स्थित है? तो हमेशा याद रखिएगा हरियाणा में स्थित है बाबू, ठीक है। ये सब प्रश्न को ध्यान से एकदम कीजिएगा, ठीक है। देखिए एक प्रश्न से कितना क्वेश्चन बन पाया आप लोग देख सकते हैं। आप लोग के सामने ही बता दिए, एक प्रश्न से कितना क्वेश्चन बता दिए। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इसी प्रकार से फुल एक्सप्लेनेशन के द्वारा बताएंगे बाबू, ठीक है। इसी प्रकार से फुल एक्सप्लेनेशन के द्वारा बताएंगे, ठीक है। चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन क्या करा। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को खाली स्थान बाबू की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। बताइएगा किस परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? याद रखिएगा बिटुमीन होगा कि फाल्ट होगा कि प्राकृतिक चारकोल होगा कि मधुमोम होगा? सभी लोग 2 नंबर का राइट आंसर क्या होगा जवाब, ठीक है। सभी लोग बताइएगा, ठीक है। सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा जो
क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। जो भी सेशन को लाइक नहीं किए बाबू लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक चारकोल के द्वारा, ठीक है, प्राकृतिक चारकोल का परत चढ़ाकर बनाया गया था, ठीक है। महास्नानागार कहाँ पाया गया तो हमेशा याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में बाबू, ठीक है। मोहनजोदड़ो में पाया गया, मोहनजोदड़ो में पाया गया है, ठीक है। ये सब याद रखना है, ठीक है। और पूछा जाए महास्नानागार की लंबाई कितना था, लेंथ कितना था, महास्नानागार की लंबाई कितना था बताइएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बाबू, ठीक है। महा स्नानागार की लंबाई कितना था तो हमेशा याद रखिएगा बाबू 11.55 मीटर, यानी कि 11.55 मीटर है, ठीक है। और फीट में पूछा जाए तो बाबू बताइएगा, फीट में पूछा जाए तो 39 फीट बताइएगा, ठीक है। याद रखिएगा फीट में पूछा जाए तो 39 फीट है, ठीक है। और पूछा जाए कि चौड़ाई कितना था बताइएगा, इसका चौड़ाई कितना था ये भी पूछा जाता है बाबू, ठीक है। इसका चौड़ाई कितना था ये भी पूछा जाता है, ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चौड़ाई पूछा जाए तो कितना था याद रखना बाबू 39 फीट, ठीक है। 23 फीट होगा, ठीक है। चौड़ाई कितना था याद रखना 23 फीट था। अब मीटर में पूछा जाए तो फीट था, याद रखिएगा चौड़ाई कितना था 23 फीट था। और मीटर में पूछा जाए तो मीटर में बताइएगा कितना होगा 7 मीटर बाबू, ठीक है। चौड़ाई कितना था याद रखना 7 मीटर था, याद रखना, ठीक है। और ऊंचाई पूछा जाए इसका तो ऊंचाई पूछा जाता बाबू, ठीक है। ऊंचाई भी पूछा जाता है। अरे गहराई, गहराई उसी को कहते हैं, ठीक है। गहराई कितना था बताइएगा, गहराई ऊंचाई, गहराई कितना था तो बताइएगा आप लोग, गहराई इसका कितना था। गहराई था बाबू 8 फीट, याद रखना है 8 फीट इसका गहराई था। मीटर में पूछा जाए तो याद रखना 2.43 मीटर, ठीक है। 2.43 मीटर था, ठीक है। ये सब प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, अगले प्रश्न का जवाब दे देगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 करा निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई थी बताइएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई है। 3 नंबर का जवाब दीजिएगा सभी लोग। ये सब PYQ प्रश्न है बाबू, ठीक है। 2021 में ये सब प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, याद रखना लोथल में, लोथल में बाबू। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न बाबू, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई है तो हमेशा रखिएगा लोथल में। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। जो भी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। लोथल कहाँ स्थित है तो बताइएगा, लोथल कहाँ स्थित है तो हमेशा बताइएगा गुजरात में बाबू, ठीक है। गुजरात राज्य में बाबू लोथल स्थित है, याद रखना बाबू गुजरात राज्य में लोथल स्थित है। इसका खोजकर्ता किसे माना जाता है बताइएगा आप लोग। इसका खोज किसने किया था तो हमेशा याद रखिएगा बाबू S.R. राव ने, ठीक है। S.R. राव ने बाबू, S.R. राव ने इसका खोज किया था। कब किया था ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता बाबू, ठीक है। ये बताइएगा इसका खोज कब किया गया था तो हमेशा रखिएगा 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में इसका खोज किया गया था बाबू, ठीक है। किसके द्वारा S.R. राव द्वारा किया गया था। याद रखिएगा अग्निवेदियां कहाँ कहाँ पाई गई है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अग्निवेदियां किस किस जगह पर पाई गई तो हमेशा रखिए खाली लोथल में ही नहीं पाई गई बाबू, 3 जगह पर पाई गई, याद रखना। लोथल पहला तो हो गया, कालीबंगा दूसरा होगा, याद रखिएगा कालीबंगा में भी पाई गए अग्निवेदियां बाबू, ठीक है। कालीबंगा हो गया और तीसरा क्या होगा याद रखिएगा बनावली बाबू, ठीक है। बनावली भी होगा, ठीक है। बनावली कहाँ है हरियाणा में स्थित है और कालीबंगा कहाँ स्थित है राजस्थान में स्थित है, ठीक है। लोथल गुजरात में। ये सब प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 4 क्या करा बाबू, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है तो बताइएगा 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जो बताइए। और क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए बाबू, ठीक है। क्लास को शेयर कर दीजिए, जो भी सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए बाबू, ठीक है। बताइएगा हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर के किस वर्तमान राज्य में स्थित है तो बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, याद रखिएगा गुजरात में, ठीक है। याद रखिएगा गुजरात राज्य में हड़प्पा कालीन रंगपुर भारत के किस राज्य में तो याद रखिएगा गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। रंगपुर के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। रंगपुर का खोज कब किया गया था बताइएगा। रंगपुर का खुदाई कब किया गया था सभी लोग बताइएगा। 1953 बाबू और 54 ईस्वी में, ठीक है। याद रखना है इस प्रश्न को, ठीक है। 1953 या 54 ईस्वी में इसका खुदाई किया गया था। ये सब प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और खुदाई इसका कब किया था किसके द्वारा किया गया था बताइएगा। रंगपुर का खुदाई किसके द्वारा किया गया था ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता बाबू। रंगपुर का खुदाई किसके द्वारा किया गया था तो हमेशा रखें
रंगनाथ राव द्वारा, ठीक है, रंगनाथ राव द्वारा बाबू, ठीक है, रंगनाथ राव याद रखना है, ठीक, खाली रंगनाथ राव द्वारा किसका खुदाई किया गया था बाबू, ठीक है। याद रखिएगा रंगपुर किस नदी के किनारे समीप स्थित है बाबू, बताइएगा रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, भादर नदी बाबू, ठीक है, याद रखिएगा भादर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो भादर नदी के किनारे स्थित है बाबू। का राजस्थान में कालीबंगा स्थित है, राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। इसे प्रश्न पर ध्यान देना है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या करा, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 5 क्या करा बाबू, क्वेश्चन 5 करा सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक खाली स्थान बाबू के आसपास बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक खाली स्थान बाबू के आसपास बने होते थे। कुएं के पास, की अंगीठी के पास, की आंगन के पास, की पानी की टंकी के पास। सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो बहुत ही आसान क्वेश्चन से बताइए सभी लोग, ठीक है। ये भी SSC GD 2021 में पूछा गया प्रश्न बाबू, ठीक है, शिफ्ट 2 का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जब बाबू, सभी लोग को जवाब देना, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंगन बाबू, याद रखना आंगन के पास बने थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन 6 का जवाब दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 करा बाबू, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन बंदरगाह शहर नहीं था, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन या बंदरगाह शहर नहीं था, सभी लोग को बताना इसका राइट आंसर क्या होगा जवाब, ठीक है। सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, जो भी सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और अगर इसका PDF लेना चाहते हैं बाबू तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा बाबू SSC GD का जीके का क्लास नंबर 1 है, ठीक है। जीके GS का क्लास नंबर 1 है बाबू, ठीक है। तो जरूर क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करना बाबू, ठीक है। इस पर इनकी SSC GD का फुल तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। SSC GD का फुल तैयारी कराया जाएगा, तो जरूर जुड़ना है सभी लोग को, ठीक है। और सभी लोग को बुलाकर जुड़वाना भी है, ठीक है, इस क्लास में। तो 6 नंबर के सभी लोग जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, याद रखिएगा राखी गढ़ी हो जाएगा। याद रखिएगा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन नहीं था, तो हमेशा याद रखिएगा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी नगर पतन नहीं था बाबू, ठीक है, यानी बंदरगाह नहीं था बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया बाबू, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो हमेशा याद रखिएगा बाबू लोथल, ठीक है। लोथल था, याद रखना लोथल, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। लोथल था जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ये प्रश्न को जरूर ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है। पूछा जाए एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो हमेशा याद रखिएगा लोथल, ठीक है, लोथल लगाइएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन 7 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 7 क्या करा, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी, बताइएगा। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 7 नंबर का। सभी लोग जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है, जवाब दीजिएगा सभी लोग। इग्नोर नहीं करना है क्लास को बाबू, एकदम नहीं इग्नोर करना, ठीक है। सभी PYQ प्रश्न लाएं, ठीक है। SSC GD का सभी PYQ प्रश्न लाएं बाबू, ठीक है। जो भी SSC MTS का तैयारी करना चाहते हैं वो क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। सुबह 10 बजे क्लास चलता है बाबू, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सुबह 10 बजे क्लास चलता है, और याद रखिएगा। और दूसरा कई बजे चलता है, 2 बजे चलता है बाबू, ठीक है। 2 बजे साइंस का चलता है, आज 2 बजे साइंस का चला यानी कि PM में दोपहर को, ठीक है। और याद रखिएगा एक 8 बजे क्लास चलता है, ठीक है। 8 बजे चलता है क्लास बाबू, ठीक है, याद रखना 8 बजे रात को क्लास चलता है। तो SSC MTS के लिए सभी लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। SSC MTS के लिए सभी लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। इसमें इस क्लास में SSC MTS वाले सभी लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग को बताना बाबू, ठीक है। लोथल स्थल हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी, 7 नंबर का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखिएगा RS राव ने, ठीक है, यानी कि रंगनाथ राव ने, ठीक है, रंगनाथ राव ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लोथल के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा आप लोग, वो लोथल के बारे में बहुत बार पूछा गया बाबू, ठीक है। लोथल का खोज कब हुआ था, तो हमेशा याद रखिएगा बाबू 1953 से 1954 ईस्वी में, ठीक है। 1953 ईस्वी से
याद रखना इस प्रश्न को, ठीक है। 1953 से 1954 ईस्वी में किया गया था लोथल का खोज, ठीक है। याद रखिए, खुदाई किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। रंगनाथ राव द्वारा किया गया था, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। रंगनाथ राव द्वारा किया गया था बाबू, ठीक है। लोथल कहाँ स्थित है? तो याद रखना बाबू, गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो याद रखना गुजरात राज्य में स्थित है बाबू, ठीक है। गुजरात राज्य में लोथल स्थित है बाबू, ठीक है। किस नदी के किनारे स्थित है बताइएगा आप लोग, किस नदी के किनारे स्थित है बताइएगा आप लोग। तो याद रखना बाबू, भोगवा नदी के किनारे स्थित है बाबू, ठीक है। याद रखना, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो हमेशा याद रखिएगा लोथल है बाबू, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो हमेशा याद रखना लोथल है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, किसने 8 का जवाब दीजिएगा। राजगिर कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को खाली स्थान बाबू में स्थानांतरित कर दिया गया था। राजगिरी कई जानते होंगे, राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा है, बाद में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। कहाँ कर दिया गया? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा तो बाबू, ठीक है। सभी लोग बताइएगा बाबू, ठीक है। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू। याद रखना, पाटलिपुत्रा कर दिया गया था, ठीक है। पाटलिपुत्रा कर दिया गया था बाबू, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था बताइएगा। राजगिरी से मगध की राजधानी किसके द्वारा किया गया था? तो हमेशा याद रखिएगा उदयनी द्वारा, ठीक है। उदयनी द्वारा ये काम किया गया था बाबू, ठीक है। उदयनी द्वारा किया गया था। कैवीं शताब्दी में? तो हमेशा याद रखिएगा 5वीं शताब्दी में किया गया था। याद रखिएगा इस प्रश्न को, कैवीं शताब्दी में किया गया था? तो 5वीं शताब्दी में किया गया था बाबू, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। पाटलिपुत्रा के पाटलिपुत्रा किसका राजधानी है? तो याद रखिएगा बिहार का राजधानी बाबू, ठीक है। बिहार का राजधानी है। वर्तमान में पाटलिपुत्रा का पटना हो गया, ठीक है। नाम क्या हो गया? पटना हो गया। इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन 9 का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? प्राचीन काल में खाली स्थान बाबू नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में खाली स्थान बाबू नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाता था। तो बताइएगा यमुना नदी के कि नर्मदा होगा कि गंगा होगा कि ताप्ती होगा। सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। एसएससी जीडी 2023 में प्रश्न पूछा गया था बाबू, ठीक है। एसएससी जीडी 2023 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 9 नंबर का। सभी लोग जवाब दीजिए बाबू। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा बाबू, हमेशा याद रखिए गंगा। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। गंगा ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है बाबू। ये सब याद रखना है, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन है बताइएगा आप लोग। गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन है सभी लोग बताइएगा बाबू, ठीक है। सभी लोग बताइएगा कमेंट में कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन है, तो बताइएगा आप लोग। सभी लोग को बताना है बाबू, ठीक है। सभी लोग को बताना है। चलिए गंगा नदी कहाँ बहती है? तो बिहार में बहती है, आप लोग जानते होंगे। गंगा नदी कहाँ बहती है? बिहार में बहती है, ये सब याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिएगा। किशोर दास क्या करा? भारियक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्रा नगर की नींव रखी। हरियक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। तो बताइए 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। ये भी 2019 में पूछा गया था प्रश्न बाबू, ठीक है। सभी लोग को बताना इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, ठीक है। सभी बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदायनी बाबू, ठीक है। उदायनी हो जाएगा। जो भी उदायनी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है। वो जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, किसान 11 का जवाब दीजिएगा। भारत में शंगु वंश के संस्थापक कौन थे? सभी लोग बताइएगा। भारत में शंगु वंश के संस्थापक कौन थे? देवभूति होगा कि पुष्यमित्र होगा कि वसुमित्र हो गया? एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से ही आंसर होगा, ये तीनों में से ही। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में शंगु वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? सभी लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। पुष्यमित्र को याद रखिएगा। पुष्यमित्र शंगु ने भारत में शंगु वंश का स्थापना किया था। ऑप्शन और जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि शंगु वंश का स्थापना किसने किया था, तो आप लोगों को बता दिए कि पुष्यमित्र ने किया था, ठीक है। याद रखिएगा कब किया गया था, तो याद रखिएगा 185 ईसा पूर्व में बाबू, ठीक है। 185 ईसा पूर्व में किया गया था। शंगु वंश का स्थापना कब किया गया था? याद रखना 185 ईसा पूर्व में किया गया था बाबू, ठीक है। चलिए इसमें किसका हत्या हुआ था?
इसमें किस मौर्य शासक का हत्या हुआ था? तो हमेशा याद रखिएगा बृहद्रथ। बृहद्रथ बाबू याद रखना, बृहद्रथ बाबू, ठीक है। याद रखिए बृहद्रथ का हत्या हुआ था, जो कि मौर्य एक शासक था बाबू, ठीक है। मौर्य शासक था बाबू, ठीक है। इसका मौर्य शासक था, बृहद्रथ एक मौर्य शासक था बाबू, ठीक है। इसे भी याद रखना बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न क्यों चलते हैं, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सभी लोग बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सभी लोग बताइए। सभी लोग लाइक नहीं कर रहे हैं बाबू, लाइक कर दीजिए थोड़ा। जो भी लाइक नहीं कर रहे हैं लाइक कर दीजिए, और 12 नंबर का जवाब दीजिए सभी लोग, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये बार बार बाबू 2024 में 2 बार पूछा है, ठीक है। 2024 में बाबू ध्यान दीजिएगा, ये 2024 में बाबू सेकंड दोनों पाली में पूछा है, दोनों पाली में पूछा है, सिर्फ दो ही में पूछा है बाबू, ठीक है। लेकिन तारीख अलग अलग है, ठीक है। सिर्फ 2 में ही पूछा है। 2022-24 वाला जो भी एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा कि ये प्रश्न आया है कि नहीं, जो 2024 में प्रश्न आया है कि नहीं, जो, ठीक है। तो बताइए मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हल्के में नहीं लीजिएगा ऐसे प्रश्न को, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है बाबू, ठीक है। ये सब याद रखना है, ठीक है। ये सब याद रखना है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक को किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। चलिए अगले प्रश्न क्या करा, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो 13 नंबर का सभी लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा जो बाबू, ठीक है। ये भी 2024 में पूछा हुआ बाबू, शिफ्ट 4 का, ठीक है। शिफ्ट 4 का बाबू, ठीक है। ये भी 2024 में प्रश्न पूछा गया था, अगर देखना है तो देख लीजिएगा, शिफ्ट 4 में बाबू, ठीक है। शिफ्ट 4 में पूछा गया था प्रश्न बाबू। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, जो सभी बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है, कौन होगा? कंधार हो जाएगा बाबू, ठीक है। याद रखिएगा कंधार हो जाएगा। कंधार जो है कि कहाँ स्थित है? तो याद रखना भारत में स्थित नहीं है बाबू, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? याद रखना अफगानिस्तान में बाबू, ठीक है। अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है। आप लोग जान लीजिएगा कंधार कहाँ स्थित है, याद रखिएगा अफगानिस्तान में स्थित है बाबू। ये सब प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अफगानिस्तान के कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा अफगानिस्तान में भी बाबू काबुल संग्रहालय में स्थित है, ठीक है। काबुल संग्रहालय में स्थित है बाबू, ठीक है। याद रखना अफगानिस्तान के काबुल संग्रहालय में स्थित है। ये सब प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। काबुल संग्रहालय में स्थित है, ठीक है। ये सब याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन 14 का जवाब दीजिएगा। सम्राट अशोक खालिस्तान बाबू का पुत्र था। सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो बताइए, खालिस्तान वाला बहुत आता है प्रश्न बाबू, ठीक है। बताइएगा सम्राट अशोक किसका पुत्र था? ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शिफ्ट 3 का। सब बताते जा रहे हैं बाबू कि हम सब पहले ही बता दिए कि सभी प्रीवियस सेट क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। तो 14 नंबर का जवाब दीजिएगा सब लोग, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा जवाब, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कि बिंदुसार का पुत्र था, ठीक है। याद रखिएगा सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का पुत्र था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन 15 का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने शासन काल में कलिंग युद्ध हुआ था? किस निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के शासन काल में कलिंग युद्ध हुआ था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हुआ। ये 2023 में शिफ्ट 1 में भी पूछा है, शिफ्ट 2 में भी प्रश्न पूछा गया तो बाबू, ठीक है। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, ठीक है। सभी लोग बताइएगा, ठीक है। सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी बाबू, याद रखिएगा अशोक हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ था? तो हमेशा रखिएगा अशोक के शासनकाल में बाबू, ठीक है। ऑप्शन और बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन और जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर, ठीक है। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। 261 ईसा पूर्व में बाबू, ये सब याद रखना प्रश्न को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन 16 का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 16 क्या करा, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धर्म अवधारणा को लोकप्रिय बनाया? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धर्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया? तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग को बताना। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न बाबू, ठीक है। याद रखिए 2023 में तो न कि शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 में पूछा, और 2024 में भी पूछ दिया शिफ्ट 1 में। 2024 में भी प्रश्न भी पूछ दिया बाबू, ठीक है। याद रखिएगा 2023 में तो पूछवे किया, और 2024 में शिफ्ट 1 में पूछ दिया प्रश्न बाबू, देखिएगा
और 2023 में देखिएगा, अगर देखना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाबू तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, नहीं विश्वास होता होगा तो देख लीजिएगा। याद रखिएगा शिफ्ट 2 में भी पूछा, शिफ्ट 2 में भी पूछा, याद रखिएगा। और शिफ्ट 3 में भी प्रश्न पूछा बाबू, शिफ्ट 3 में पूछा, शिफ्ट 4 में भी पूछा, याद रखिएगा, देखिएगा नहीं तो हमको ऊपर विश्वास नहीं होता है जिसको, वो देख लीजिएगा, ठीक है। 2024 में भी पूछा, 2023 में भी पूछा बाबू। तो बताइए 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे स्टार मार्क मार लीजिएगा, ठीक है, इसे स्टार मार लीजिएगा, ठीक है। बताइए 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 17 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 17 करा बाबू, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? सभी लोग बताइए 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ये भी 2023 में पूछा गया प्रश्न है, शिफ्ट 1 का। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? सभी लोग बताइए बाबू। क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए, आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखिएगा 232 बीसी में, ठीक है, याद रखिएगा 232 बीसी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बीसी मतलब ईसा पूर्व होता बाबू, ठीक है, ईसा पूर्व होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा अशोक कितने दिन तक मौर्य का शासक बना रहा? अशोक कितने दिनों तक मौर्य वंश का शासक बना रहा है? तो बताइएगा 273 ईसा पूर्व से बाबू, याद रखना, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। 273 ईसा पूर्व से बाबू, याद रखना, 232 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का शासक बना रहा था, ठीक है। ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का शासक बना रहा था। ये सब प्रश्न का ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है, ये सब प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन 18 क्या करा? सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन 18 करा बाबू, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग की नियंत्रण किया था? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो 18 नंबर का सभी लोग जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जवाब, ठीक है। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखिएगा कुषाण ने, ठीक है, याद रखिएगा कुषाण ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा? क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 19 करा, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? बताइएगा, ये 2024 में प्रश्न पूछा गया था बाबू, ठीक है, 2024 का शिफ्ट 2 में पूछा गया, ठीक है, याद रखिएगा 2024 का शिफ्ट 2 में पूछा गया। एसएससी जीडी 2024 का शिफ्ट 2 में प्रश्न पूछा गया, तो 19 का जवाब दीजिएगा सभी लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के कितने अंग हैं? सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखिए 3 अंग है, ठीक है। याद रखिए भारतीय संविधान के अनुसार भारत की सरकार के कितने अंग है? तो 3 अंग है। कौन कौन है जान लीजिएगा पहले, कौन कौन है जो भी जान लीजिएगा बाबू। पहला हो गया कार्यपालिका, कार्यपालिका हो गया। दूसरा कौन होगा? सभी लोग बताइएगा। दूसरा क्या कौन होगा? याद रखिएगा विधायिका हो जाएगा बाबू, ठीक है। दूसरा कौन होगा? विधायिका हो जाएगा। दूसरा कौन होगा? विधायिका हुआ। तीसरा कौन होगा? कार्य न्यायपालिका बाबू, ठीक है, कार्यपालिका तो बता ही दिए, न्यायपालिका हो गया। तीसरा कौन होगा? न्यायपालिका हो गया। ऐसे प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। चलिए भारत सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया, न्यायपालिका हो गया। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 20 करा, सरकार के संसदीय स्वरूप को खाली स्थान बाबू मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। बताइएगा सरकार के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? तो बताइएगा 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग को बताना है, ठीक है, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखना, ऑप्शन नंबर जो भी डी लगा रहा है उनका राइट आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा बेड मिनिस्टर हो जाएगा, बेड मिनिस्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? सभी लोग बताइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, कि नीदरलैंड होगा, कि दक्षिण अफ्रीका होगा, कि भारत होगा? सभी लोग 21 नंबर का जवाब दीजिएगा।
जवाब दीजिए। देखिए कितना हल्का हल्का प्रश्न पूछा बाबू, देखिए कितना हल्का प्रश्न पूछा है 2023 में शिफ्ट वन का प्रश्न। तो आप लोग बताइएगा ना, ये सब प्रश्न एकदम छोड़ना नहीं है, ठीक है। इतना बढ़िया से पढ़ाएंगे कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा बाबू, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना भारत बाबू। अपना भारत का बाबू सबसे लंबा लिखित संविधान है बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी डी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। बताइएगा अपना भारत में कितना भाग है, कितना अनुच्छेद है, ये सब सब बताइएगा, ठीक है। कितना भाग है तो हमेशा याद रखिएगा। अपना भारत का संविधान में कितना भाग है तो 22 भाग है बाबू, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। अनुच्छेद पूछा जाए तो 395 होगा। अनुच्छेद पूछा जाए तो कितना होगा, 395 हो जाएगा मूल संविधान में बाबू, ठीक है। मूल संविधान में होगा, ठीक है। अखने तो बहुत बढ़ गया, ठीक है। और अनुसूचियां पूछे जाए मूल संविधान में तो बताइएगा कितना, 8 अनुसूचियां होगा बाबू, ठीक है। मूल संविधान में पूछा जाए तो 8 अनुसूचियां हो जाएगा। और वर्तमान में पूछा जाए तो ये बताइएगा कितना, 12 अनुसूचियां, ठीक है। वर्तमान में पूछा जाए तो बताना है 12 अनुसूचियां हो गया बाबू, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा संविधान सभा का पिता किसे माना जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बाबू, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है बाबू, ठीक है। याद रखिएगा स्थायी अध्यक्ष किसे, डॉक्टर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया तो हमेशा याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाबू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन है तो हमेशा याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, ठीक है। और हमारा संविधान बनने में कितना समय लगा था तो हमेशा याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह और 200 कितना दिन होगा बताइएगा। 2 वर्ष 11 माह और कितना दिन होगा बताइएगा सभी लोग, 18 दिन हो जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन हो जाएगा, ठीक है। ये सब प्रश्न पर ध्यान देना बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आग्रह, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है बताइए सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा जो बताइएगा बाबू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखिएगा भारत हो जाएगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है बाबू, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। भारत में अब लिखित संविधान है, ठीक है। भारत का अपना खुद का लिखित संविधान है बाबू, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। सबसे बड़ा संविधान किसका है तो भारत का है, ठीक है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है तो हमेशा याद रखिएगा भारत का, ठीक है। हमारा भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये आप लोग जानते होंगे। इसका संविधान कब बना था याद रखिएगा। इसका संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 को बाबू, ठीक है। लागू हुआ था कब पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950 बाबू, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और पूर्ण रूप से तैयार कब पूछा जाए तो अंगीकृत कब हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को बाबू, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से अंगीकृत हुआ था बाबू, ठीक है। लागू पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950। इसका संविधान सभा का पिता किसे माना जाता है तो हमेशा याद रखिएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था। ये प्रश्न नहीं बताएं आप लोगों को। मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया ना किया, अपना संविधान भारत का संविधान को लिखने का काम किसके द्वारा किया गया था बताइएगा। भारत का संविधान का लिखने का काम किसके द्वारा किया गया था तो हमेशा रखिएगा बाबू बेचारा प्रेम बिहारी नारायण रायजाद के द्वारा, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजाद के द्वारा लिखा गया बाबू, ठीक है। इन्हीं के द्वारा संविधान लिखा गया, ठीक है। लिखा जाएगा पूछा जाए तो बताइएगा किसके द्वारा, अरे हस्तलिखित किसके द्वारा किया गया था तो हमेशा रखिएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजाद के द्वारा, ठीक है। ये सब प्रश्न को ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है। ये सब प्रश्न को एकदम ध्यान देना है। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। बहुत समय लगा था बाबू, आप लोग बताए थे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। सोचिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगाए यानी लिखने में, इनको लिखने में लगाए थे, ठीक है। कितना पेन खत्म हुआ होगा सोचिएगा। पेन का तो नहीं याद है हमको कितना खत्म हुआ होगा, लेकिन बहुत पेन खत्म हुआ बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा सभी लोग 24 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 24 करा, आंध्र प्रदेश राज्य खालिस्तान है बाबू, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा भारत के खालिस्तान बाबू भाषाई राज्य का गठन किया गया। आंध्र राज्य अधिनियम द्वारा भारत के भाषाई राज्य का गठन किया गया, तृतीय में कि चतुर्थ अधिनियम में कि प्रथम में कि द्वितीय में, सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा जो सभी लोग बताइए बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी बाबू, याद रखिएगा प्रथम में, ठीक है। याद रखिएगा प्रथम में हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए सी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य का दर्जा कब दिया गया था भारत में बताइएगा। आंध्र प्रदेश राज्य को भाषाई राज्य का
दर्जा कब दिया गया था, तो हमेशा याद रखिए 1 अक्टूबर 1953 को बाबू, ठीक है। 1 अक्टूबर 1953 को दिया गया था। ये सब प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है। ये सब प्रश्न पर ध्यान देना है, ठीक है। ये भी 2021 में पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करें, किसमें 25 का आप लोग जवाब दीजिएगा। किसमें 25 का निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, सभी लोग 25 नंबर का जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखिएगा, एक सदनीय विधायिका हो जाएगा, ठीक है। एक सदनीय विधायिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, किसमें 26 का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 26 जवाब दीजिए जवाब, ठीक है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदों को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था, बताइएगा। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था। 26 नंबर का सभी लोग जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बाबू, ठीक है। ये सब सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको याद रखना 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन 27 का आप लोग जवाब दीजिएगा। भारत में संविधान सभा के चुनाव खालिस्तान बाबू में क्यों हुए थे। भारत में संविधान का सभा का चुनाव कब हुआ था, तो बताइएगा। जनवरी 1945 में, कि अगस्त 1945 में, कि नवंबर 1946 में, कि जुलाई 1946 में। सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो ये बाबू देखिए 2024 में बार बार प्रश्न पूछा गया, ठीक है। 2024 में देखिए और 2021 में भी प्रश्न पूछा है, ठीक है। 2024 में शिफ्ट 1 और 2 दोनों में बाबू, ठीक है। शिफ्ट 1 और 2 दोनों में पूछा गया बाबू प्रश्न बाबू। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग 27 नंबर का जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 में बाबू, याद रखना है जुलाई 1946 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी डी लगा रहा है उनका राइट आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा भारतीय इस संविधान में सभा के चुनाव बाबू अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, बताइएगा आप लोग। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो हमेशा याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाबू, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस चुनाव में बाबू अस्थायी अध्यक्ष माना गया था। याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो किसके द्वारा अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे, तो हमेशा याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था बाबू। ये सब प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। अब भारत में संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, तो याद रखिएगा जुलाई 1946 को, जुलाई 1946 के हुआ था, ठीक है। इसमें सदस्यों की कुल संख्या कितना था, तो हमेशा याद रखिएगा 389 सदस्य थे, ठीक है। इस चुनाव में बाबू सदस्यों की संख्या कितना था, तो हमेशा याद रखना है 389 सदस्य निश्चित किया गया था बाबू, ठीक है। ये सब प्रश्न याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन 28 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 28 का संविधान सभा के अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था, बताइएगा। 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो 28 नंबर पे जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखिए 1950 में, याद रखना है 1950 में होगा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये सब याद रखना बाबू, ठीक है। ये सब याद रखना है। चलिए बताइएगा संविधान सभा का बैठक कब हुआ था, पहली बैठक कब किया गया था, बताइएगा। इसे प्रश्न पूछा जाता है संविधान सभा का पहली बैठक कब किया गया था, तो हमेशा रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को बाबू। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक किया गया था। आप लोग जानते होंगे कहाँ किया गया था, बताइएगा। नई दिल्ली के संसद हॉल में, ठीक है। नई दिल्ली के संसद हॉल में किया गया था, ठीक है। नई दिल्ली के संसद हॉल में किया गया था, ये सब याद रखिएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न क्या करा, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। किसान 29 क्या करा, किसान 29 करा संविधान सभा की मसौदे समिति का अध्यक्ष कौन थे, सभी लोग को बताना है संविधान सभा के मसौदे समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो 29 नंबर का जवाब दीजिएगा सभी लोग। सभी लोग जवाब दीजिए बाबू, ठीक है। सभी लोग को जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा जी। 29 का जवाब दीजिए। 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर को, ठीक है। बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को मसौदे समिति का अध्यक्ष माना जाता है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे माना जाता है, ये भी जानिएगा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी इन्हीं को कहा जाता है बाबू। जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, सब चीज़ इन्हीं को कहा जाता है। जनक भी किसको कहा जाता है, जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। ये सब याद रखना है, ये सब प्रश्न को याद रखना है बाबू, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद
राजेंद्र प्रसाद को बताइएगा कौन, सभी बताइए किस समिति से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस समिति से संबंधित थे, तो हमेशा याद रखना वित्त एवं स्टाफ से, ठीक है, वित्त एवं स्टाफ समिति से संबंधित थे, याद रखना वित्त एवं स्टाफ समिति से संबंधित कौन है, तो हमेशा रखे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू कौन थे, जवाहरलाल कौन से समिति से संबंधित थे, तो हमेशा रखे संघीय सिद्धांत समिति से। इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 30 क्या करें, सभी लोग बताइए 30 नंबर का, निर्वाचक भारत में पहली बार मिली थी, बताइए निर्वाचक भारत में पहली बार कब मिली थी, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग जानते हैं 1946 में बाबू, ठीक है 1946 में, ठीक है, ऑप्शन और बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को जो जानते होंगे कि पहली बैठक हुआ था उसी को बोला जाता बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न क्या करा, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न क्या करा, 131 का जवाब दीजिए। सच्चिदानंद सिन्हा को गए स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जो सभी लोग बताइए, ठीक है, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जवाब, ठीक है, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो। क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए, जो भी सेशन को लाइक नहीं किए बाबू लाइक कर दीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 31 का जवाब दीजिएगा। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद, ठीक है, याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष भी माना जाता है, आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष मानते हैं, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष मानते हैं। ये कब अस्थायी अध्यक्ष बने थे बताइएगा, ये कब अस्थायी अध्यक्ष बने थे, तो सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, और 11 दिसंबर 1946 को बाबू, ठीक है, याद रखना 11 दिसंबर 1946 को, जहाँ की प्रथम बैठक हुआ था, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946 को ही हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ बाबू, ठीक है, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था, ठीक है, और 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था बाबू, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, अगले प्रश्न क्या करा, 32 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो 32 नंबर का सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखें पालकोंडा की पहाड़ियां, याद रखना पालकोंडा की पहाड़ियां हो जाएगा, जो भी पालकोंडा की पहाड़ियां लगा रहे बाबू उनका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा रहे उनका राइट आंसर है, ठीक है। महाबलेश्वर की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, सभी लोग बताइएगा कमेंट में, सभी लोग को बताना है महाबलेश्वर की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो हमेशा याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर पहाड़ियां स्थित है, ठीक है, ये सब याद रखना। अन्नामलाई की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, सभी लोग बताइएगा बाबू, ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, सभी लोग को बताना है, केरल या तमिलनाडु में, ठीक है, केरल और तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, केरल और तमिलनाडु में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ स्थित है, ठीक है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, ये भी प्रश्न बात पूछा जाता बाबू, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो ये भी केरल और तमिलनाडु में ही स्थित है, ये सब प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन 33 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 33 क्या करा, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो बताइए 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जो सभी लोग बताइएगा बाबू, जो भी सेशन को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, और जो भी न्यू स्टूडेंट है बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बताइएगा सेशन कैसा लग रहा है, जो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, जो ये भी बताइएगा, ठीक है। तो 33 नंबर का जवाब दीजिए सभी लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखिएगा राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। दिलवाड़ा और जारगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है बाबू, ठीक है। पूछा जाए एग्जाम में कि दिलवाड़ा की ऊंचाई कितना है, दिलवाड़ा की ऊंचाई कितना है, तो बताइएगा, याद रखना 1442 मीटर इसका ऊंचाई है, ठीक है, 1442 मीटर ये ऊंचाई है बाबू, ठीक है। ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो याद रखना है सिरोही जिले में, याद रखना है सिरोही जिले में स्थित है, ठीक है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है, सिरोही जिले में। जारगा पर्वत चोटियां की ऊंचाई कितना है, तो बताइएगा आप लोग 1431 मीटर बाबू, ठीक है, याद रखिएगा जारगा पर्वत चोटियां की ऊंचाई कितना है, तो याद रखना 1431 मीटर है, ठीक है। आज ये कहाँ स्थित है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है, उदयपुर में बाबू, ठीक है, याद रखना राजस्थान के किस जिले में, उदयपुर में। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन 34 क्या करा, क्वेश्चन 34 करा बाबू, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित, सभी लोग बताइएगा निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित है, तो 34 नंबर का सभी लोग जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2021 में पूछा गया था SSCGD में, शिफ्ट थ्योरी में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 34 नंबर का? 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। जो भी अरुणाचल प्रदेश लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है। ठीक है, ओवार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बाबू। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ओवार पहाड़ियां स्थित है, इस प्रश्न पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या करना है? क्वेश्चन 35 का आप लोग जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग बताइए बाबू। ठीक है, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जवाब। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, नेपाल के साथ। याद रखना उत्तर प्रदेश किस देश के साथ सीमा साझा करती है? तो हमेशा याद रखिएगा नेपाल के साथ। कितना मीटर साझा करती है बताइएगा, कितना मीटर करता है? तो याद रखिए 576 मीटर बाबू। ठीक है, 576 मीटर करता है, ये सब याद रखना, 576 मीटर करता है बाबू। ठीक है, ये सब याद रखना। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ ही नेपाल की सीमा लगता है बाबू। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ नेपाल का सीमा लगता है, ये सब प्रश्न याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। क्वेश्चन 36 क्या करा? क्वेश्चन 36 करा बाबू, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल किस देश के साथ सबसे अपनी लंबी सीमा साझा करता है? तो बताइए 36 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग को बताना है 36 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जो बताइए सभी लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ, याद रखना है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। ठीक है, बांग्लादेश का राजधानी क्या है बताइएगा आप लोग? बांग्लादेश का राजधानी क्या है बताइएगा? ढाका बाबू। ठीक है, बांग्लादेश का राजधानी क्या है बताइएगा? ढाका। और बताइएगा बांग्लादेश का पैथिक क्या है, करेंसी क्या है आप लोग बताइएगा? रुपया होगा कि टाका होगा? बांग्लादेश की करेंसी क्या होगा आप लोग बताइएगा? दो ऑप्शन देते हैं आप लोग को, रुपया होगा कि टका होगा, बताइएगा आप लोग। ठीक है, ये सब। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन 37 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 37 का निम्न में से कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से घेरता है? निम्न में से कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से घेरता है? तो 37 नंबर का राइट आंसर क्या होगा सभी बताइएगा? शेविल बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा बाबू। ठीक है, याद रखिए बांग्लादेश ही घेरता है। ठीक है, बांग्लादेश ही घेरता है बाबू। ठीक है, कितना मीटर घेरता है बताइएगा? बताइएगा बांग्लादेश त्रिपुरा के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो हमेशा याद रखिएगा बाबू 856 मीटर। ठीक है, 856 मीटर त्रिपुरा के साथ खाली सीमा साझा करता है। बताइए, सोचिए कितना करता है जो। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा? क्वेश्चन 38 का जवाब दीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, बड़ा राज्य कौन सा है सभी लोग बताइएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है सभी लोग बताइएगा? ठीक है, बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर पर कौन आता है? तो मध्य प्रदेश आता है बाबू। ठीक है, दूसरा नंबर पर मध्य प्रदेश। और तीसरा नंबर पर कौन आता है बताइएगा? तीसरा नंबर कौन होता है? महाराष्ट्र आता है बाबू। ठीक है, तीसरा नंबर पर महाराष्ट्र आता है। चौथा नंबर पर कौन आता है? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, चौथा नंबर पर कौन आता है? तो उत्तर प्रदेश आता है बाबू। ठीक है, अच्छा उत्तर प्रदेश को क्या माना जाता है बताइएगा? जनसंख्या से सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा जनसंख्या किसमें है? तो याद रखिएगा यूपी में बाबू। ठीक है, यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या बाबू। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और छोटा राज्य पूछा जाए बाबू, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा है तो हमेशा याद रखिएगा गोवा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो क्या बताइएगा? बताइएगा छोटा राज्य पूछा जाए तो कौन होगा? गोवा हो जाएगा। ये सब प्रश्न पूछा जाता है बाबू। ठीक है, एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन 39 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 39 क्या करा? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य बांग्ला और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता हो? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग बताइएगा। ठीक है, SSC GD 2023 में पूछा गया प्रश्न, सभी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखना मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है सभी लोग बताइएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है सभी लोग बताइएगा?
सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, याद रखिएगा उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, सभी लोग बताइएगा। उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो याद रखना उत्तरकाशी जिले में, ठीक है। उत्तरकाशी जिले में, ठीक है। उत्तरकाशी जिले में, ठीक है, याद रखना। ये कहाँ से निकलती है बताइएगा, ये कहाँ से निकलती है, तो किस नदी से निकलती है, याद रखना भागीरथी नदी से बाबू, ठीक है। याद रखना भागीरथी नदी से निकलती है बाबू, ठीक है। भागीरथी नदी से निकलती है और कहाँ मिलती है, देवप्रयाग और अलकनंदा में मिल जाती है बाबू, ठीक है। देवप्रयाग और अलकनंदा में मिल जाती है, ठीक है। ये सब याद रखना बाबू, ठीक है। ये कहाँ जाकर गिरती है, तो हमेशा रखिएगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन 41 क्या करा, क्वेश्चन 41 करा केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है, सभी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अधीरापल्ली जलप्रपात होगा, अधीरापल्ली जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है। इस जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, 80 फीट है बाबू, ठीक है। 80 फीट ऊंचाई याद रखना है। इस जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, तो याद रखना हमेशा 80 फीट है बाबू, ठीक है। ये सब याद रखना, ये सब याद रखना बाबू, ठीक है। या और पूछा जाए केरल के किस जिला में स्थित है, ये जलप्रपात केरल के किस जिला में स्थित है, तो हमेशा याद रखिए बाबू त्रिशूर जिला में, ठीक है। त्रिशूर जिला में स्थित है बाबू, ठीक है। ये सब प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न क्या करें, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, सभी लोग बताइएगा हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो 42 नंबर का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो सभी लोग जवाब दीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी बाबू, जो कि झारखंड में स्थित है, आप लोग जानते होंगे। स्वर्ण रेखा नदी पर बाबू, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो हमेशा रखिएगा स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है बाबू, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। यह कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा झारखंड राज्य में स्थित बाबू। झारखंड के कहाँ, याद रखना है रांची में स्थित है। झारखंड में भी कहाँ, याद रखना है रांची में स्थित है, ठीक है। झारखंड के रांची में पागल स्थान, ठीक है, रांची है पागल स्थान। चलिए क्वेश्चन 43 का जवाब दीजिएगा। होजेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, बताइएगा होजेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, सभी बताइए 43 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जो सभी लोग को बताना है 43 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। होजेनकल जलप्रपात कहाँ स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करें, क्वेश्चन 44 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 44 का राइट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, जो सभी बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखिएगा नर्मदा नदी, नर्मदा नदी हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है बताइएगा। नर धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा एमपी में बाबू, ठीक है। एमपी में स्थित है, ठीक है। एमपी में भी कहाँ, जबलपुर में, ठीक है, याद रखिएगा जबलपुर में स्थित है बाबू, ठीक है। एमपी में कहाँ, जबलपुर में स्थित है, ये सब याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या करा, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 45 का जवाब दीजिएगा सब लोग। क्वेश्चन 45 क्या करा, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइएगा। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सा है, सभी बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 45 का जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखिए बारहवीं हो जाएगा, ठीक है। बारहवीं हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। इसका क्या होगा, टाइम क्या होगा बाबू, बारहवीं पंचवर्षीय का योजना का काल टाइम क्या होगा, 2012 से 2017 बाबू, याद रखना 2012 से 2017 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न क्या करें, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 46 का आप लोग जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन 46 क्या करा कि प्रथम 7 पंचवर्षीय भारत में व्यापार की विशेषता को आमतौर पर एक रणनीति कहा जाता है। 46 नंबर का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अंतर्मुखी व्यापार को, ठीक है, रणनीति कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 47 क्या करें, 2023 का प्रश्न है, ठीक है। ये करंट का गया। 2023 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निम्न में से कौन सी योजना शुरू नहीं की गई थी, बताइएगा। 2023 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निम्न में से कौन सी योजना शुरू नहीं की गई थी, तो 47 नंबर का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्याह्न भोजन बाबू, याद रखना मध्याह्न भोजन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन 48 का आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 48 क्या करा, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 48 नंबर का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी लोग जवाब देना, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 48 का जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी, याद रखिएगा 2000 में, ठीक है। 2000 में किया गया था, 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न क्या कर रहा है, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार किस वर्ष में शुरू की गई थी? भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 49 का सभी लोग बताइएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखिएगा 1919 में शुरू की गई थी, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न क्या करा, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। क्वेश्चन 50 क्या करा, क्वेश्चन 50 करा, पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से संबंधित है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2024 में प्रश्न पूछा गया बाबू, शिफ्ट थ्री का है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखिएगा हिंदुस्तानी, ठीक है। हिंदुस्तानी हो जाएगा ऑप्शन, और जो भी डी लगा उनका राइट आंसर है। पंडित भीमसेन का जन्म कब हुआ था? तो बताइएगा पंडित भीमसेन का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 4 फरवरी 1919 को, 4 फरवरी 1922 को बाबू, ठीक है। 1922 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो याद रखिए कर्नाटक राज्य में हुआ था, ठीक है। कर्नाटक राज्य में हुआ था, ठीक है। याद रखिए कहाँ हुआ था? कर्नाटक राज्य में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न क्या करा, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, राग मियान मल्हार की सृजन किसने किया था? राग मियान मल्हार का सृजन किसने किया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखिएगा तानसेन ने, ठीक है। याद रखिएगा तानसेन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, उस्ताद अजमद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 52 का जवाब दीजिए सभी लोग, सभी लोग जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखिए ये हो जाएगा, ठीक है। सरोद के लिए, ठीक है। जो भी सरोद लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है ये भी बाबू। देखिए 2024 में शिफ्ट 4 में पूछा, ठीक है। 2024 में शिफ्ट 4 में 2 बार पूछा है, ठीक है। याद रखिएगा शिफ्ट 4 में 2 बार पूछाने के अगले दिन हुआ है, एक के दिन नहीं पूछता है, अगला अगला दिन पूछता है, ठीक है। सरोद हो जाएगा, ठीक है। वायलिन से बताइएगा एल सुब्रमण्यम हो जाएगा, और तबला से पूछा जाए तो जाकिर हुसैन हो जाएगा, और बीना से पूछा जाए तो असद अली खान हो जाएगा, ठीक है। ये सब प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। चलिए खत्म हो गया प्रश्न बाबू। आप लोग बताइए कमेंट में कैसा लगा क्लास जो, और बताइए कितना सही किए, 50 में से कितना सही किए ये भी बताइएगा बाबू, ठीक है। 52 टोटल प्रश्न था, ठीक है। 52 में से कितना सही किए ये भी आप लोग को बताना है। और अंत में क्लास में बताइएगा कैसा क्लास लगा, और क्लास में बताइएगा कैसा क्लास लगेगा। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, SSGD का दूसरे क्लास में मिलते हैं अगले दिन, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय और गुड इवनिंग।